नैब ने क्लेम किया है कि इंटरपोल ने रेड नोटिस भेजा है मलिक रियाज को और उनके बेटे को। उसके ऊपर दबाव है कि मैं इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर एक वादा माफ हुआ बन जाऊँ, क्योंकि यूएई ने फैसला किया कि वो ओपेक से निकल रहे हैं। वो अगर अमेरिका का ब्लॉकेट जारी रहता है, अमेरिका नहीं खोलता ब्लॉकेट, हम भी नहीं खोलेंगे, तो ये $140 पर बैरल पर जाने का अंदेशा है। हमारा जो हमसाया है वो लगता है दोबारा किसी बेवकूफ़ी की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें सज़ा हुई थी 14 साल की इमरान खान को और 7 साल की बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, जो कि मशहूर माना 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नैब ने क्लेम किया है कि इंटरपोल ने रेड नोटिस भेजा है मलिक रियाज को और उनके बेटे को। अब रेड नोटिस कोई किसी किस्म का अरेस्ट वारंट नहीं होता है, ये उस मुल्क की गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि आया वो उस बंदे को अरेस्ट करके उसकी कंट्री के हवाले करते हैं जहाँ जिस कंट्री में उसका केस चल रहा होता है, या फिर नहीं करते हैं। अब नैब क्लेम कर रहा है कि जी हमने एक रेड नोटिस भेज दिया है और उसके बाद शायद पाकिस्तान के अंदर एक चहमगोइयाँ भी हो रही है कि शायद मलिक रियाज को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए और उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें चलाया जाए, जिनमें एक मेजर करप्शन का केस है जिसे मलिक रियाज ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस। उसके अंदर उनकी बदअनवानियों के बारे में बात होती है कि उन्होंने उसके अंदर करप्शन की है। उसके अलावा मलिक रियाज इसके बारे में ये क्लेम करते रहे हैं कि ये जो अलकादिर केस है और उसके साथ साथ जो मेरे खिलाफ केसेस चलाए जा रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव है कि मैं इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर एक वादा माफ गवाह बन जाऊँ। खैर, फिलहाल मलिक रियाज को यूएई से लाना और यहाँ लाकर उन पे एक केस चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान फिलहाल डिप्लोमेटिक लेवल्स पर टेंशन्स बरकरार है। ये टेंशन्स क्यों बरकरार हुई? यूएई को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है कि वो ईरान जो यूएई के ऊपर अटैक करता रहा और उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी किया यूएई की इकोनॉमी को। पाकिस्तान ने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात अपने पिछले 1-2 महीने में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े हैं। लाइक ईरान के वफ़्द का यहाँ आना पहले फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, फिर पाकिस्तान के सीडीएफ का वहाँ जाना, फिर अब्बास अरागची का यहाँ पर आना और फिर जिस तरह के उसके विजुअल्स से जिस तरह गर्मजोशियों के साथ मिला जा रहा था, तो ये चीज़ें यूएई को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुज़री। इसलिए भी गुज़री, वो ये कहते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की हेल्प करते हैं थ्रू लोन्स। हम उन्हें पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर देते हैं ताकि पाकिस्तान सस्टेन कर सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन कर सके और साथ में हमें आईएमएफ के लोन्स और उसकी जो प्लान्स हैं हम उसके लिए एलिजिबल हो सकें। वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर अटैक्स जारी थे तो पाकिस्तान ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है और जिसके साथ डिफेंस पैक्ट था भी, उस सऊदीया पर भी जब अटैक हो रहे थे तो पाकिस्तान ने किसी किस्म का भी कोई मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। मिलिट्री एक्शन आप तब ही ले सकते हैं डिफेंस पैक्ट के अंदर। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जब दोनों स्टेट्स के, दोनों कंट्रीज़ के गोल्स अज़ाइम और आप उन्हें कह रहे हैं कि उनके स्ट्रेटजिक गोल्स जो होते हैं वो सेम हो, और वो पाकिस्तान और सऊदीया के सेम नहीं है। सऊदीया के लिए ईरान थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा दुश्मन हो सकता है, यूएई के लिए एक दुश्मन पे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का हमसाया है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं और हमारे वैसे भी हिस्टोरिकली हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। खैर, नैब ने यह भी क्लेम किया कि पिछले 3 माह के अंदर उन्होंने तकरीबन 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपयों में उन्होंने रिकवरीज की हैं, जो कि पिछले अगर साल के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 33% से ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। उसके अलावा नैब कहता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चारों सूबों के अंदर छोटी टीम्स बना दी हैं जो कि काम करेंगी और मुल्क में मज़ीद जो एसेट्स हैं, करप्शन केसेस हैं, इनसे पैसा और एसेट रिकवर करेंगी। उसके अलावा नैब कह रहा है कि हम जो ये फाइल सिस्टम है, खास करके रियल एस्टेट के मामले में हम देखा कि फाइल्स बेच दी जाती हैं और कोई परमानेंट लैंड का कोई सबूत नहीं होता, कि बस बता रही है चल कि वो दूर करके ना आपका प्लॉट है, ये आपकी फाइल है, यानी कि प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं होती है। नैब उसे ख़त्म करना चाह रहा है। इसके अलावा पहले ये होता था कि नैब जो था वो 500 मिलियन के ऊपर के जो केसेस थे ना, उसे सिर्फ हाथ डाल सकता था, यानी कि 500 मिलियन के नीचे जो करप्शन के केसेस होते थे ना, नैब उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था। अब नैब के जो चेयरमैन है वो उसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसे 100 मिलियन पे लेकर आ जाए, यानी कि जो छोटे केसेस हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए बजाय बड़े के। खैर, इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो उन्हें सज़ा हुई थी 14 साल की इमरान खान को और 7 साल की बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, जो कि मशहूर माना 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, फ़िलहाल उस पर आज समाअत है और ये 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर भी हैं, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने जो 3 जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र के ऊपर उन्होंने उन्हें ट्रांसफ़र किया, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार है, अख्तर कियानी और साथ में समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं।
तो ये देखना होगा कि फ़िलहाल क्या इमरान खान ने जो चैलेंज किया उनके वकील ने इस केस को, इस कन्विक्शन को, क्या वो कन्विक्शन अपहेल्ड होती है, कंटिन्यू रहती है या उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर तो वो कन्विक्शन जो है कंटिन्यू रहती तो इमरान खान मतलब कि उन्हें ये जो कैद है उनको हुई है 14 साल की, उनकी बीवी को 7 साल की वो काटनी पड़ेगी। अगर वक्ती तौर के लिए सस्पेंड हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो गया, यानी कि दोबारा इसके ऊपर केस चलेगा, दोबारा हियरिंग्स होंगी। खैर जस्टिस सरफराज ये कह भी चुके हैं कि अगर स्मूथली आर्गूमेंट्स कंक्लूड होते हैं तो विद इन अ वीक और विद इन मैटर ऑफ डेज हम इसके ऊपर एक फैसला सुना देंगे। इसके अलावा एक और जो इंटरनेशनल लेवल पे खबर है वो ये है कि यूएई ने फैसला किया कि वो ओपेक से निकल रहे हैं। अब ओपेक क्या है? ओपेक एक कह लें कि आप, उन्होंने एक बॉडी बनाई तमाम गल्फ स्टेट्स ने, जहां वो मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल को कैसे हमने मिलकर इस तरह उसे मतलब कि बेचना पूरी दुनिया को, ताकि ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके कीमतों के अंदर भी। तो यूएई ने फैसला किया कि हम उससे निकल रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल की जो पॉलिसीज़ हैं हमारी बेचने की, हम उसको अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करेंगे। और उसकी वजह ये देते हैं कि अगर ईरान ब्लॉकेट लगा के पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि फ़िलहाल ईरान के जो गालिबाफ हैं, उनके स्पीकर असेंबली के, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल 120 के ऊपर प्राइसेस हैं पर बैरल ऑयल की। और वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का ब्लॉकेट जारी रहता है, अमेरिका नहीं खोलता ब्लॉकेट, हम भी नहीं खोलेंगे, तो ये $140 पर बैरल पर जाने का अंदेशा है। इसके अलावा हमारा जो हमसाया है वो लगता है दोबारा किसी बेवकूफ़ी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया जो अपने, सुनने में आ रहा है रिपोर्टेडली कि इंडिया अपने वेपन्स, अपने टैंक्स वगैरह, अपनी आर्टिलरी दोबारा बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है। और ये पहले से इंडिकेशन मिल रही थी कि मई के अंदर दोबारा से इंडिया, या जून के अंदर दोबारा से किसी किस्म के एडवेंचर का एक कह लें कि इरादा रखता है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया दोबारा एडवेंचर करना चाहेगा। अगर करना चाह रहा है तो उन्हें पिछले साल की जो हार है और पिछले साल का जो मुक्का पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पड़ा मुँह पर, वो उन्हें याद रखना चाहिए, जब उन्होंने फ्रेंच टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करवा दिया। वो टेक्नोलॉजी, वो राफेल जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस था कि कभी इंटरसेप्ट ही नहीं हुआ, उसके जहाज़ गिरवा के उन्होंने उनके स्टॉक्स भी गिरवाए हैं। तो भारत को होश के नाखून लेने चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप फिर मोदी आके कह देगा कि भाई पाकिस्तान ने उल्टा भारत पे ही हमला कर दिया। मतलब कि आप आएँगे हमारे यहाँ पे बच्चे मारेंगे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम आगे से आपको हार डालेंगे? हमला ही करना है हमने भी, जो अभी रिटेलिएशन ही करनी है। खैर, फ़िलहाल देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।